तो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था, मैं हर रोज आप लोगों के लिए एक दो तीन चार जितने मैं मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लाता रहूंगा। मैं आज आप लोगों के लिए जीएस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सब्जेक्ट है आपका राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम भारत की राज्य व्यवस्था बोलते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। जैसा कि कोई भी विषय आप पढ़ना शुरू करते, जब तक उसके बारे में आपको नहीं पता होता तब तक आप कितना भी किसी चीज के बारे में आप जान लीजिए, लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं, राजनीति का मतलब क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं कहता हूं कि आपको संविधान क्या है, संविधान आपने किसी से, अगर आपको ही किसी से पूछना है और आपको ही नहीं पता, तो अगर आपसे किसी ने पूछा और या आपने किसी से पूछा तो आपको पहले पता होना जरूरी है संविधान कहते किसे है। मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा। संविधान, संविधान के जो चार्टर अधिनियम है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई और ये किसके शासनकाल से हुई, कौन किसके समकालीन था। मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको आज क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान, संविधान किसे कहते हैं? संविधान की परिभाषा मैं आज आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। परिभाषा पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, जो संविधान है वो नियमों और कानूनों का ही एक संग्रह है। जो नियम है, जो उपनियम है, उनका जो कानून है हमारा, ये इसका एक संग्रह है। संविधान में है क्या, संविधान में कितने पन्ने हैं, संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान को बनाया किसने, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। उसके पहले मैंने आज जिस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इसको आपको पहले समझाने जा रहा हूँ। आपको मैं परिभाषा बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। जो नियम एवं उपनियम है, उनके कानून और जो हमारे कानून है, उनके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। संविधान जिसने बनाया आपको पता है। संविधान के जनक किसे बोलते हैं? हमारे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के जनक हैं। उनको, उन्होंने ही मसौदा समिति तैयार की थी, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और भीमराव अंबेडकर दलित जातियों के प्रमुख के रूप में माने जाते हैं। आज भी संविधान का नाम लिया जाता है तो भीमराव अंबेडकर जी को जरूर याद किया जाता है। मैं भीमराव अंबेडकर का अभी परिचय देने नहीं आया हूं। मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। जो हमारा भारत का संविधान है वो सन 1600 ईस्वी से, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1600 ईस्वी, सन 1600 में हमारा एक राजलेख आया था। सन 1600 का राजलेख, उसका नाम था सन 1600 का राजलेख। उस समय का जो समकालीन सम्राट, समकालीन जो राजा था, और ये शुरुआत हुई थी एलिजाबेथ प्रथम से, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम थी इंग्लैंड की महारानी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी। क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इनके जो समकालीन राजा हमारे भारत के थे वो थे महान सम्राट अकबर, ठीक है, सम्राट अकबर। इनका जो कार्यकाल था वो 1605 तक था। 1557 से 1605, 1557 से 1605 तक ये हमारे भारत में राज किए हुए थे। इनको सम्राट कहा जाता है। और इनके बाद, इनके इनके ही समय में आप लोगों को ऐसा बहुत ही कम जगह बताया गया है कि हमारे भारत में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था। उस समय सबसे पहले जो हमारे भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था, उसका नाम था रॉल्फ फीच। जी हाँ दोस्तों, रॉल्फ फीच, रॉल्फ फीच
ये आया कब था? 1583 में अकबर के दरबार में आया था। क्यों आया था? 1583 में आया था अपनी व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति के लिए, यानी कि अब व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। लेकिन इसे उस समय कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद इनका कार्यकाल, सम्राट अकबर का कार्यकाल जब 1605 में समाप्त हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, तब इनके पुत्र जहांगीर जब इनका शासनकाल शुरू हुआ, तो इनके शासनकाल में कैप्टन विलियम हाकिंस जो कि अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन से आए हुए थे, उनको 1608 में जहांगीर ने कैप्टन विलियम हाकिंस 1608 में इनको व्यापारिक गतिविधियों को करने का परमिशन मिला, यानी कि अनुमति मिली। और इसको अनुमति देने वाला पहला शासक, यानी पहला राजा, पहला सम्राट कहा जाए तो जहांगीर ही थे। ठीक है, बहुत जगह पर आपको सिर्फ ये दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे भारत में आने वाला अंग्रेज जो था वो रॉल्फ फिश था। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप कैप्टन विलियम हाकिंस को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दूर हो जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक से हट के, और जो आपको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको लूसेंट के भी सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो मैं आप लोगों के लिए अब लूसेंट के बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। उसमें क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या अलग से मैं आपको बताऊंगा, ये सब आपको अभी थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। पहला गवर्नर जनरल था कौन? पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, ये वही गवर्नर जनरल है जिसे गवर्नर जो पहले था उसको गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में पहला कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, तो अब आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग ये बता सकते हैं कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा तो 1773, सन पूछेगा तो आप 1774 लिखेंगे। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले तो आप याद कर लीजिए कि इसमें 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश। ठीक है, 4 न्यायाधीश कौन थे? जिसमें प्रथम थे पहला सर एलिजा इम्पे, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद 3 इसमें अन्य सदस्य थे, जो कि थे पहले लिमिस्टर चेम्बर्स, और तीसरे थे हाइड। 4 मुख्य न्यायाधीशों के नाम इस तरीके से है, जिसमें से प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो लिमिस्टर थे, चेम्बर थे और हाइड थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें आपको 2-3 मुख्य बातें आपको जैसे कि पता चल गई। 1773 के तहत आपको 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, ये हो गया। और आपको देखिए एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और आपको तीसरा पॉइंट, जो इसके जो गवर्नर
जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो बॉम्बे तथा मद्रास, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को जिनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल के मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब चौथा मैं मुख्य पॉइंट आपको बताऊंगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो अंग्रेज सैनिक थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको भारतीयों से रिश्वत लेना, भारतीयों से उपहार लेना, उनके किसी भी चीज को आप बिना अनुमति के नहीं ले सकते थे। आप इस चीज को लिख दीजिएगा, रिश्वत एवं उपहार प्रतिबंधित। ठीक है, और इसके साथ ही जो कंपनी के निजी अधिकारी थे, ये इनके लिए ही है, जो कंपनी के निजी अधिकारी हैं, इनको तो आप रिश्वत एवं उपहार प्रतिबंधित कर दिया गया और इनको निजी व्यापार करने के लिए भी मनाही कर दी गई। यानी कि आप इनको अब ये निजी इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये कोई भी अपना खुद का बिजनेस कर सके। निजी कार्यों को करने की अनुमति रद्द कर दी गई। ठीक है, ये थे आपके मुख्य पॉइंट जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसका मतलब यह है कि ये एक संशोधनात्मक अधिनियम था। किसका संशोधन? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, आखिर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था क्या? इस 1781 ये क्यों पारित किया गया? कौन सी कमी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए ये बनाया गया। इसमें हुआ क्या कि जो कलकत्ता के सरकार थे, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही लाइन आप याद कर लीजिए कि जो हमारी कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। किसके लिए? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए। ठीक है, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसको किसको? कलकत्ता की सरकार को। ठीक है, बस 1781 का आप इतना ही जान लीजिए। और हाँ, मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको जो एक शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि आप इतने सारे को पढ़ने के लिए, जैसे मैंने आपको 1773 बताया, 1781 बताया, फिर उसके बाद 84 बताऊंगा, ऐसे करते करते मैं सारे एक्ट आपको बता दूंगा। लेकिन आपको पहले मैं एक शॉर्ट फॉर्म देना चाहता हूं ताकि आप उसको पहले याद रखें। आप जब तक, जैसे इतिहास होता है, इतिहास में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं, आप नंबर्स को याद करने में बहुत हिचकिचाते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर में सारा नंबर दे दिया जाए तो आप बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक डेटा तैयार करके दे रहा हूं, पहले आप उसको समझिए। अगर आप उसको समझे रहेंगे तो बहुत ही जल्द आप इसके अंदर तक की, इसके अंदर के नॉलेज को आप पहचान सकेंगे, आप समझ सकेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म देखिए, मैं आपको 1773, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 1773 का क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसको नियामक अधिनियम भी आप बोल सकते हैं। 1773 के बाद आया था 1781, जो कि मैंने बताया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक। ठीक है, संशोधनात्मक
उसके बाद 1784 का आया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। अब मैं आपको देखिए, ये था आपके एक्ट थे। अब चार्टर आएगा, जो हमारे 4 चार्टर थे जिसको 20-20 साल का प्रावधान किया गया था। मतलब इसको बढ़ाते बढ़ाते 1793 से यह शुरू हुआ। 1793 से यह शुरू हुआ। उसके बाद 1813, 1833 और 1853 तक ये चार्टर एक्ट चला। ठीक है, मैं अभी इन सारे विषयों पर आपको चर्चा करूंगा। ये थे चार्टर एक्ट। अब ये क्या था? ये कंपनी का शासन था। ये जो था, ये कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन, ठीक है, ये था कंपनी का शासन। अब ब्रिटिश क्राउन का शासन क्या था? ये इसके बाद जो शुरू होगा, ये था ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। अब ये कंपनी के शासन का यहाँ पर अंत हो गया। कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के शासन का अंत। अब अंत होने के बाद क्या शुरू हुआ? अब शुरू हुआ ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत। ब्रिटिश क्राउन। अब मैं आपको ब्रिटिश क्राउन के बारे में बताता हूं। ब्रिटिश क्राउन का शासन, ठीक है। अब यहां से शुरू होगा ब्रिटिश क्राउन का शासन। देखिए, जब 1853 से 57 तक ये चला था, यानी कि ये 1793 से लेकर 1793 से लेकर के 73 से लेकर के जो 57 तक चला, लगभग देखा जाए तो शताब्दी के वर्ष तक ये पहुंचने वाला था। इतने सालों तक कंपनी का शासन चला। अब इसके बाद शुरुआत होती है ब्रिटिश क्राउन की। ब्रिटिश क्राउन, ये जो आपने देखा, कंपनी का शासन अंत हो गया। कैसे अंत हुआ? कंपनी का शासन का अंत हुआ था 1857 में, जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्यूशन हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बारे में एक दिन विस्तार से आपको ये वीडियो अपलोड करूंगा। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके बाद ये आ गया ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत 1858 से लेकर के 1935 तक, क्या 1947 तक ये चली थी। ठीक है, ये 1947 तक थी। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, तब तक ये ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत शासन चला था। ब्रिटिश क्राउन के शासन में हुआ क्या था? देखिए, इसमें 1858 का पहला भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम क्या था, मैं आपको अभी बताऊंगा। भारत शासन अधिनियम के बाद 1858 की, फिर अगला आया 1861 का। 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम इसको नहीं कहेंगे, इसको भारत परिषद अधिनियम कहेंगे, क्योंकि 1861, 1892, फिर 1909, 1935 और 1935। ये जो था, ये था भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट इसको बोल सकते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको ये 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 पार्लियामेंट सुधार, बहुत सारा कुछ मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। 1919 और 1935 ये जो भारत शासन अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम था, माना जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1935 का संपूर्ण 80-90% मैं इसको नहीं बता सकता। मैं ये जान लीजिए कि 1935 में ही सबसे ज्यादा इसी का उठा करके आपको संविधान में मिलाया गया है, इसको लिया गया है। उसके बाद आता है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम। और फिर आ जाता है आपका 1950 में हमारा संविधान लागू, और इन सब का अंत। ठीक है, संविधान 1950 में हमारा लागू हो जाता है। आप इसको पहले समझिए। ये जो मैंने एक चार्ट बनाया है, मैंने एक फ्लो बना दिया आपके लिए कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसको याद रखेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम था क्या। जब आपको ये सब एक सीरियल नंबर दे दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है,
अब मैं 1773 का आपको बता चुका हूँ, 1781 का संशोधनात्मक आपको बता चुका हूँ। ये आया क्यों था? इसकी कमियों को दूर करने के लिए। इसमें हुआ क्या था? बंगाल का जो बंगाल बिहार और उड़ीसा जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, उसको इसके बंगाल बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने का अधिकार कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। ये बस इसको ये अधिकार दिया गया। और 1773 का आपको मोस्ट 5 पॉइंट आपको लिखवा दिया गया है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पहली बार जो हमारा भारतीय राज्य क्षेत्र था उसको ब्रिटिश भारत कहा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत कहा गया। पहली बार ये ऐसा हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब इसके तहत ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। अब ये दोहरा प्रशासन क्या है मैं बता रहा हूँ। दोहरा प्रशासन, दोहरा शासन या प्रशासन कह सकते हैं। दोहरा प्रशासन में हुआ था जैसे एक दो चीज होगा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर करते क्या थे? देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो निदेशक मंडल जिसको कहते हैं, निदेशक मंडल, और ये था नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। अब इसमें एक व्यापारिक मामला देखता था, एक राजनीतिक मामला देखता था। जो डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामला देखता था। ठीक है, व्यापारिक मामला, और जो कंट्रोलर था वो राजनीतिक मामला देखता था, राजनीतिक मामला। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर निदेशक मंडल जो कि राजनीतिक मामला देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल, इसको निदेशक मंडल कहेंगे, और ये व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में एक डिफरेंस ये था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था इसमें 6 सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य थे, 6 सदस्य, 6 सदस्य थे। कौन कौन? एक तो था प्रीवी काउंसिल, 4 तो प्रीवी काउंसिल के सदस्य हो गए, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। ठीक है, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। एक थे राज्य सचिव, राज्य सचिव, और एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है, जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो निदेशक नियंत्रक मंडल था, इसमें 6 सदस्य थे। 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे, एक सदस्य राज्य सचिव हुआ करता था, और एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर हुआ करता था। अब तो ये हो गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। पहला तो इसको ब्रिटिश भारत कहा गया, दूसरा इसमें दोहरे प्रशासन की प्रारंभ हुई। दोहरा प्रशासन कौन था? एक ये था और एक ये था। ठीक है, 2 हो गए। अब इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी मैं इसको मिटा के आपको फिर से बताता हूं। और आगे क्या हुआ देखिए, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद,
गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य थे उसकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई। ठीक है, अब 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ही ये सब हुआ। 1784 की ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या 4 थी उसको घटाकर 3 कर दी गई, और इसमें यह कानून लाया गया कि जो गवर्नर जनरल डायरेक्टर्स था उसके बिना अनुमति के किसी भी भारत के किसी भी राजा से ना आप युद्ध कर सकते हैं, ना कोई प्रकार का समझौता कर सकते हैं। उसमें किसकी अनुमति चाहिए? गवर्नर जनरल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो डायरेक्टर था उसकी अनुमति के बिना आप न तो भारतीय राजाओं से युद्ध कर सकते थे, भारतीय राजाओं से युद्ध भी नहीं कर सकते थे, और समझौता नहीं, ठीक है, समझौता भी नहीं कर सकते थे। इसके लिए उनकी किसकी परमिशन लेनी होती थी? गवर्नर जनरल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उस टाइम के, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। अगली वीडियो में आपको भारतीय संविधान के इतिहास को मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला लेक्चर था, पहला क्लास था, जो कि आप लोगों को अच्छा जरूर लगेगा। तो मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।